तारीख 15 अक्टूबर 2025। समय रात के 10:45। स्थान पंजिम, गोवा के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम। हवा में उमस थी और समुद्र की नमक वाली गंध गोदाम के जंग लगे लोहे के दरवाजों के पार भी महसूस की जा सकती थी। बाहर बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी, लेकिन गोदाम के अंदर का तापमान किसी भट्ठी जैसा था। गर्मी से नहीं, बल्कि तनाव से। गोदाम के बीचों बीच दो विशालकाय कंटेनर ट्रक खड़े थे। अशोक लेलैंड के ये ट्रक बाहर से देखने में धूल से सने हुए, थके हुए और बेहद साधारण लग रहे थे। इनके टायरों पर कीचड़ था, मानो ये देश के किसी भी हाईवे पर चलने वाले लाखों ट्रकों में से एक हों। लेकिन इनकी साधारणता ही इनका सबसे बड़ा हथियार थी। संदीप पाटिल एक कोने में खड़ा होकर अपनी सिगरेट का कश ले रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जो पंखे की हवा से भी नहीं सूख रही थीं। वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा था। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखा था। संदीप का हाथ एक पल के लिए कांपा। उसने फोन उठाया। हेलो। संदीप की आवाज सूखी हुई थी। लोडिंग हो गई? उधर से आवाज आई। आवाज भारी, शांत और अधिकार से भरी थी। ये भाऊ की आवाज थी, ठाणे का वो अदृश्य शक्ति केंद्र जिसके इशारे पर पुलिस और प्रशासन अपनी दिशा बदल लेते थे। जी भाऊ, बस आखिरी बॉक्स सील हो रहा है। संदीप ने ट्रक की ओर देखते हुए कहा, जहां 4 मजदूर भारी भरकम गत्ते के बक्से कंटेनर के अंदर जमा रहे थे। संदीप, भाऊ ने अजीब सी खनक के साथ कहा, तुम्हें पता है ना उन बक्सों में क्या है? वो सिर्फ कागज नहीं है, वो मेरा बीता हुआ कल है और आने वाला भविष्य भी। 2000 के नोट। सरकार कहती है वो मर चुके हैं, लेकिन आज रात तुम उन्हें नया जीवन देने जा रहे हो। संदीप ने थूक निगला। मैं समझता हूं भाऊ, पूरी सिक्योरिटी टाइट है। 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं। ड्राइवर पुराने हैं, भरोसेमंद हैं। भरोसा ड्राइवरों पर नहीं, सिर्फ मौत पर किया जा सकता है संदीप, भाऊ ने रहस्यमयी ढंग से कहा। सुबह 4 बजे तक माल कर्नाटक बॉर्डर के उस पार ट्रस्ट के गोदाम में होना चाहिए। अगर एक भी नोट कम हुआ तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की वैलिडिटी खत्म। फोन कट गया। संदीप ने फोन को जेब में रखा और गहरी सांस ली। उसने मजदूरों की तरफ देखा। जल्दी हाथ चलाओ, 15 मिनट में निकलना है, वो चिल्लाया। उन बक्सों के अंदर प्लास्टिक की पन्नियों में लिपटे हुए 2000 रुपए के गुलाबी नोटों की गड्डियां थीं। कुल 400 करोड़ रुपए। नोटबंदी के बाद इकट्ठा किया गया यह भारत का सबसे बड़ा काला जखीरा था, जो आज रात अपनी आखिरी यात्रा पर निकलने वाला था। तारीख 16 अक्टूबर 2025। समय रात के 1:30 बजे। स्थान चोरला घाट की शुरुआत, गोवा कर्नाटक सीमा की ओर। काफिला निकल चुका था। सबसे आगे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो थी, जिसमें संदीप और उसके 2 हथियारबंद साथी बैठे थे। बीच में वो 2 ट्रक थे, जिनमें 400 करोड़ का खजाना था, और सबसे पीछे एक और बुलेरो जीप थी बैकअप के लिए। चोरला घाट का रास्ता दिन में जितना खूबसूरत होता है, रात में उतना ही जानलेवा। पश्चिमी घाट के घने जंगल सड़क के दोनों ओर दीवार बनकर खड़े थे। हेडलाइट की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन मोड़ इतने तीखे थे कि हर मोड़ पर लगता था जैसे सड़क खत्म हो गई हो। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ वाइपर के चलने की आवाज स्विश स्विश आ रही थी। संदीप ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसे कुछ अजीब लग रहा था, एक अजीब सी बेचैनी, गट फीलिंग। पीछे वाली गाड़ी से संपर्क है? संदीप ने ड्राइवर से पूछा। हां साहब, अभी 200 मीटर पीछे है, ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा। अचानक जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, धड़ाम। ये टायर फटने की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। काफिला एक तीखे मोड़, हेयरपिन बेंड पर पहुंचा। संदीप की स्कॉर्पियो ने जैसे ही मोड़ काटा, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। टायर सड़क पर घिसटते हुए चीख पड़े। क्या हुआ? संदीप चिल्लाया। सामने सड़क पर एक विशाल बरगद का पेड़ गिरा हुआ था। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। सर, पेड़ गिरा है, ड्राइवर ने कहा। संदीप का दिमाग खतरे की घंटी बजाने लगा। चोरला घाट पर पेड़ गिरना आम बात है, लेकिन सड़क के ठीक बीचों बीच, और वो भी ऐसे मोड़ पर जहां यू टर्न लेना नामुमकिन हो। रिवर्स ले, जल्दी रिवर्स ले, संदीप चीखा। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये ट्रैप है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही ड्राइवर ने गियर बदला, पीछे से एक जोरदार टक्कर हुई। एक डंपर ने पीछे चल रही बुलेरो और दोनों ट्रकों का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब वे फंस चुके थे। आगे पेड़, पीछे डंपर और दोनों तरफ घना जंगल। तभी जंगल जिंदा उठा।
झाड़ियों के पीछे से फ्लड लाइट्स जली, जिन्होंने संदीप और उसके साथियों की आंखों को अंधा कर दिया। रोशनी के उस सैलाब के बीच से आकृतियां निकली, काले कपड़े, चेहरे पर मास्क, हाथों में विदेशी राइफलें और लोहे की रॉड। वो 10-12 लोग थे। उनकी चाल से लग रहा था कि वो आम लुटेरे नहीं बल्कि ट्रेंड कमांडो है। गाड़ी से बाहर निकलो वरना भून दिए जाओगे, एक भारी आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी। संदीप ने अपनी कमर में लगी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्कॉर्पियो की खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया। एक लोहे की रॉड ने कांच तोड़ा और सीधा ड्राइवर के सिर पर लगी। खून का फव्वारा फूटा। संदीप दरवाजा खोलकर बाहर लुढ़क गया। बारिश और कीचड़ में वो गिरा। एक भारी बूट उसकी छाती पर आ टिका। उसने ऊपर देखा, एक नकाबपोश आदमी उस पर बंदूक ताने खड़ा था। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना पाटिल, उस आदमी ने कहा। संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता है? ये कोई साधारण लूट नहीं थी। इन लोगों को सब पता था, कौन सी गाड़ी में कौन है, किस में हथियार हैं और किस ट्रक में कौन सा बॉक्स रखा है। ट्रकों के ड्राइवरों को जानवरों की तरह बाहर खींचा गया। उन्हें सड़क पर घुटनों के बल बैठाया गया। उनके हाथ प्लास्टिक के जिप टाई से बांध दिए गए। संदीप कीचड़ में पड़ा पड़ा देख रहा था कि कैसे उसकी आंखों के सामने 400 करोड़ रुपए लुट रहे थे। लेकिन लुटेरे बक्से निकालकर अपनी गाड़ियों में नहीं डाल रहे थे। उन्होंने कुछ और ही किया। लुटेरों के अपने ड्राइवर उन दोनों ट्रकों में चढ़ गए। उन्होंने संदीप के ड्राइवरों को नीचे फेंका और खुद स्टीयरिंग संभाल ली। नकाबपोश लीडर संदीप के पास झुका। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। अपने भाव को बोलना, खेल खत्म। और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर वो दोनों ट्रक, 400 करोड़ का खजाना और लुटेरे सब अंधेरे में गायब हो गए। वहां बचा तो सिर्फ संदीप, उसके घायल साथी और जंगल की डरावनी खामोशी। तारीख 17 अक्टूबर 2025। स्थान ठाणे। भाव का पेंट हाउस। संदीप जिंदा बच गया था, लेकिन वो जानता था कि असली मौत अब उसका इंतजार कर रही थी। वो भाव के सामने खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे। भाव अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं था। वो खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा था, शहर की रोशनी को देख रहा था। कमरा इतना शांत था कि संदीप को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। 400 करोड़, भाव ने बिना मुड़े कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मेरी जिंदगी की कमाई, और तुम कहते हो कि कुछ नकाबपोश आए और ले गए? भाव, उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्हें पता था मैं कौन हूं। संदीप गिड़गिड़ाया। ये मुखबरी है, किसी ने टिप दी थी। भाव पलटा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अविश्वास था। वो संदीप के पास आया और उसके चेहरे को गौर से देखा। मुखबिर, भाव ने दोहराया। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे, मैं, ट्रस्ट का मैनेजर और तुम। भाव ने टेबल से एक पेपर वेट उठाया और उसे हवा में उछाला। मैं अपने आप से चोरी नहीं करूंगा। ट्रस्ट को पैसे की सख्त जरूरत थी, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो बचा कौन? संदीप पीछे हटा। नहीं भाऊ, मैं वफादार हूं, मैंने अपनी जान पर खेलकर। उठा लो इसे, भाऊ ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। इसे ले जाओ फार्म हाउस पर। मुझे मेरा पैसा चाहिए या फिर इसकी खाल। जब तक ये उगल नहीं देता कि इसने माल कहां छुपाया है, इसे सोने मत देना। संदीप चीखता रहा, लेकिन उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाया गया। यहीं से शुरू हुई वो यातना जिसने संदीप को एक अपराधी से विसल ब्लोअर बना दिया। तारीख 18 अक्टूबर 2025। स्थान इगतपुरी के जंगलों में बना एक एकांत फार्म हाउस। संदीप पाटिल को होश आया तो उसके मुंह में खून का स्वाद था। वो एक ठंडे सीलन भरे कमरे में फर्श पर पड़ा था। ये जगह भाऊ का कुख्यात फार्म हाउस थी, जहां लोग अंदर तो अपने पैरों पर चलकर आते थे, लेकिन बाहर अक्सर स्ट्रेचर पर या बोरियों में बंद होकर जाते थे। कमरे का दरवाजा खुला। रोशनी की एक तेज लकीर अंदर आई और उसके साथ भाऊ का सबसे खास जल्लाद राका अंदर दाखिल हुआ। राका 6 फुट का दैत्य था, जिसकी आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। पानी, संदीप कराह उठा। राका ने एक बाल्टी उठाई और संदीप के ऊपर उड़ेल दी। पानी बर्फीला था। संदीप का शरीर ऐंठ गया। नींद पूरी हो गई पाटिल? राका ने संदीप के बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। भाऊ पूछ रहे हैं पैसा कहां दबाया है? 400 करोड़। तुमने सोचा तुम भाऊ को चूना लगाओगे और हम ताली बजाएंगे? राका भाई, कसम भगवान की, मैंने चोरी नहीं की। वो कमांडो थे, वो ट्रेंड थे, उन्होंने हमें घेर लिया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। राका ने हंसते हुए एक लोहे की कुर्सी खींची और बैठ गया। कहानी अच्छी है, लेकिन भाऊ को स्क्रिप्ट नहीं, सबूत चाहिए। तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रेस करवाई हमने। डकैती से ठीक 10 मिनट पहले तुम्हारे नंबर से एक कॉल गया था। किसको? संदीप सन्न रह गया। उसे याद आया, उसने अपनी पत्नी को फोन किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो देर से आएगा। वो मेरी बीवी थी, चेक कर लो, संदीप चिल्लाया। अगले 24 घंटे संदीप के लिए काल बन गए। उसे सोने नहीं दिया गया। उसे हर घंटे यही रटाया गया, बोल दे पैसा कहां है और हम तुझे जाने देंगे। लेकिन संदीप सच बोल रहा था, और सच बोलने वाले को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता है। तारीख 20 अक्टूबर 2025।
2 दिन की बेतहाशा पूछताछ के बाद भाऊ खुद फार्म हाउस आया। उसे संदीप की हालत देखकर समझ आ गया था कि शायद वो सच बोल रहा है। अगर संदीप ने पैसा चुराया होता तो अब तक वो टूट चुका होता। भाव ने संदीप की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। संदीप, भाव ने शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है तू सच बोल रहा है। शायद तूने चोरी नहीं की। संदीप की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन भाव की आवाज सख्त हो गई। पैसा तेरी जिम्मेदारी थी, माल तेरी देखरेख में गया था। अगर तूने नहीं चुराया तो तू ही पता लगाएगा कि किसने चुराया। भाव ने उसे धक्का दिया। मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन आजादी नहीं दे रहा। तेरे पास 48 घंटे हैं। पता लगा कि वो नकाबपोश कौन थे। अगर 48 घंटे में मुझे मेरे 400 करोड़ या चोरों का नाम नहीं मिला तो नासिक में तेरे घर पर एक एक्सीडेंट होगा। बीवी और बच्चे, समझ रहा है ना? संदीप को एक काली गाड़ी में डाला गया और नासिक हाईवे के किनारे कीचड़ में फेंक दिया गया। वो आजाद था, लेकिन उसकी गर्दन पर मौत की तलवार अब और भी नीचे लटक रही थी। तारीख 21 अक्टूबर 2025। स्थान नासिक शहर का एक सस्ता लॉज। संदीप अपने घर नहीं गया। वो जानता था कि भाऊ के आदमी उसके घर पर नजर रखे होंगे। उसने एक सस्ते लॉज में कमरा लिया। वो डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा उबल रहा था। उसे बलि का बकरा बनाया गया था। अगर मैं चुप रहा तो भाऊ मुझे मार देगा। अगर मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस मुझे अंदर कर देगी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, उसने खुद से कहा। उसने अपना फोन निकाला जो उसने एक राहगीर से मांगकर सिम खरीदा था। उसने कैमरा ऑन किया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा सूजा हुआ था, होठों पर खून जमा था। रिकॉर्डिंग शुरू। मेरा नाम संदीप पाटिल है। आप मेरी हालत देख रहे हैं। यह हाल मेरा इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने सच बोला। 16 अक्टूबर की रात चोरला घाट में 400 करोड़ रुपए लूटे गए। वो पैसा मेरा नहीं था, वो ठाणे के एक बड़े बिल्डर भाऊ का था। 2000 के नोट, वही नोट जो बंद हो चुके हैं। 2 ट्रक भरकर नोट थे। मुझे किडनैप किया गया, पीटा गया। अब मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार वो सिस्टम है जो इस काले धन को पनाह दे रहा है। संदीप ने वीडियो अपलोड कर दिया। कैप्शन में उसने भाऊ का असली नाम और पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों का जिक्र किया जो इस सिंडिकेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सेंड। रात के 2 बजे अपलोड हुआ वो वीडियो सुबह 8 बजे तक आग बन चुका था। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, हर जगह सिर्फ एक ही चेहरा था, संदीप पाटिल। न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज बदल गई। नोटबंदी पार्ट 2, 400 करोड़ का काला सच। कौन है ये बिल्डर? क्या पुलिस को खबर नहीं थी? भाऊ, जो अपने एसी कमरे में कॉफी पी रहा था, जैसे ही उसने टीवी देखा, उसके हाथ से कप छूटकर गिर पड़ा। उसने संदीप को छुड़ा था ताकि वो पैसा ढूंढे, लेकिन संदीप ने तो पूरा खेल ही पलट दिया था। तारीख 22 अक्टूबर 2025। स्थान पुलिस मुख्यालय मुंबई। गृह मंत्रालय हिल चुका था। विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा था। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में फोनों की घंटियां रुक नहीं रही थीं। सर, हमें एक्शन लेना होगा, पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक डीसीपी ने कमिश्नर से कहा। कमिश्नर ने अपनी टोपी टेबल पर रखी। केस एसआईटी यानी विशेष जांच दल को सौंपा जाएगा और मुझे इस केस के लिए ऐसा ऑफिसर चाहिए जो न बिकता हो न डरता हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि वो नाम कौन सा है। एसीपी विजय सावंत। विजय सावंत को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन मशीन कहा जाता था। वो सबूतों को सूंघने में माहिर था। विजय को चार्ज सौंपा गया। उसका पहला आदेश साफ था, सबसे पहले संदीप पाटिल को ढूंढो। उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए। अगर भाऊ के आदमियों ने उसे पहले ढूंढ लिया तो हमारे पास कोई गवाह नहीं बचेगा। एसआईटी की 2 टीमें बनी। टीम ए संदीप पाटिल की तलाश में, टीम बी चोरला घाट में उन गायब ट्रकों की तलाश में। तारीख 23 अक्टूबर 2025। स्थान बेलगाम के पास घना जंगल, कर्नाटक। टीम बी को बड़ी कामयाबी मिली। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस बेलगाम से 40 किलोमीटर दूर घने जंगल में एक वीरान खदान क्वारी के पास पहुंची। वहां झाड़ियों के बीच 2 विशाल ट्रक लावारिस खड़े थे, वही ट्रक जो 16 अक्टूबर की रात गायब हुए थे। इंस्पेक्टर विजय सावंत मौके पर पहुंचा। ट्रकों के पीछे के दरवाजे खुले पड़े थे। अंदर सन्नाटा था। ट्रक खाली थे। 400 करोड़ रुपए गायब थे। एक भी नोट नहीं बचा था। सर, सब साफ कर दिया है, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा। विजय सावंत ट्रक के अंदर चढ़ा। उसने अपनी टॉर्च जलाई। फर्श खाली था, लेकिन कोने में जहां धातु की पत्ती मुड़ी हुई थी वहां कुछ फंसा हुआ था। विजय ने अपनी जेब से चिमटी निकाली और उस चीज को खींचा। वो एक कागज का टुकड़ा था, एक रसीद का आधा हिस्सा। उस पर धुंधली स्याही से कुछ लिखा था। ये टोल नाके की रसीद नहीं थी, ये एक पार्किंग पर्ची थी। उस पर लिखा था होटल ग्रैंड, हुबली। विजय की आंखों में चमक आ गई। लुटेरे हुबली गए थे और वे इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने माल ट्रांसफर करते वक्त शायद वही होटल इस्तेमाल किया। विजय ने वॉकी टॉकी उठाया। टीम
हुबली चलो। शिकार ने अपने पंजों के निशान छोड़ दिए हैं। लेकिन विजय को यह नहीं पता था कि हुबली में जो इंतजार कर रहा है वो किसी गैंग का गुर्गा नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा है जिसे देखकर पुलिस विभाग के भी होश उड़ जाएंगे। तारीख 23 अक्टूबर 2025, समय रात के 11:30 बजे, स्थान होटल ग्रैंड, हुबली, कर्नाटक। हुबली के व्यस्त इलाके में स्थित होटल ग्रैंड के रिसेप्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी शीशे का दरवाजा तेजी से खुला। एसीपी विजय सावंत अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी वर्दी गीली थी और पिस्तौल होल्स्टर से बाहर थी। मैनेजर कौन है? विजय की आवाज ने रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ा दिए। थरथराते हुए मैनेजर ने हाथ उठाया। विजय ने काउंटर पर वो जली हुई पार्किंग रसीद पटकी जो उसे जंगल में ट्रक से मिली थी। 16 अक्टूबर की रात 2 बड़े ट्रक आपकी पार्किंग में आए थे। उनके साथ कुछ लोग भी थे। कौन सा कमरा बुक था? मैनेजर ने रजिस्टर के पन्ने पलटे। उसके हाथ कांप रहे थे। सर, कमरा नंबर 306 और 307, लेकिन उन्होंने एंट्री नकली नाम से की थी, रमेश ट्रेडर्स। सीसीटीवी, विजय ने संक्षेप में कहा। मुझे उस रात की फुटेज चाहिए, अभी। सर्वर रूम में विजय स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए था। वीडियो प्ले हुआ। रात के 3:45। होटल की लॉबी में 4 लोग दाखिल हुए। उनके कपड़े कीचड़ से सने थे। उनके हाथों में बड़े बड़े डफल बैग्स थे। वे सामान्य लुटेरे या मवाली नहीं लग रहे थे। उनकी चाल में एक अनुशासन था। वे सीधे तने हुए चल रहे थे, जैसे फौज या पुलिस के जवान चलते हैं। अचानक एक आदमी ने रिसेप्शन पर पानी पीने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया। कैमरा ने उसका चेहरा कैद कर लिया। विजय ने वीडियो पॉज किया। जूम करो, उसने कहा। चेहरा पिक्सेलेटेड था, लेकिन विजय उसे पहचान गया। उसकी आंखों में अविश्वास की लहर दौड़ गई। ये तो कदम है, विजय बुदबुदाया। सब इंस्पेक्टर कदम। ये तो पिछले साल सस्पेंड हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। टीम के बाकी पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। 400 करोड़ की डकैती किसी अंडरवर्ल्ड गैंग ने नहीं की थी। ये काम खाकी वर्दी, भले ही सस्पेंडेड हो, के लोगों का था। ये चोरों की चोरी नहीं, ये थी सिस्टम की लूट। तारीख 24 अक्टूबर 2025, स्थान कोल्हापुर बस स्टैंड। संदीप पाटिल ने अपने सिर पर मफलर बांध रखा था। वो भीड़ में छिपा हुआ था। उसकी जेब में सिर्फ 500 रुपए बचे थे। उसे भूख लगी थी, लेकिन डर भूख से बड़ा था। उसने पास के एक टीवी स्क्रीन पर न्यूज देखी। विसल ब्लोअर संदीप पाटिल फरार। पुलिस का कहना है कि वो डकैती का मास्टरमाइंड हो सकता है। संदीप का दिल बैठ गया। पुलिस मुझे मास्टरमाइंड बता रही है। इसका मतलब भाऊ ने ऊपर तक सेटिंग कर ली है। अब पुलिस मुझे बचाने के लिए नहीं, एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही है। उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। बस स्टैंड के दूसरे कोने पर एक आदमी खड़ा था जो अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें संदीप पर थीं। उस आदमी के कान में ब्लूटूथ लगा था। संदीप समझ गया, भाऊ के शिकारी आ गए हैं। संदीप भीड़ को चीरता हुआ भागा। वो एक चलती हुई बस में चढ़ा जो पुणे की ओर जा रही थी। लेकिन जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी, उसने खिड़की से देखा एक काले रंग की स्कॉर्पियो बस का पीछा कर रही थी। अब ये दौड़ने का वक्त नहीं था, अब लड़ने का वक्त था। संदीप ने अपनी जेब से वो मेमोरी कार्ड निकाला जो उसने छिपा रखा था। ये उसका आखिरी बीमा, इंश्योरेंस था। 400 करोड़ का मामला अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। इसकी आंच कर्नाटक की राजधानी तक पहुंच चुकी थी। आलीशान बंगले के लॉन में एक बुजुर्ग राजनेता, जिन्हें हम अन्ना कहेंगे, अपनी सुबह की चाय पी रहे थे। उनके सामने सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर कदम खड़ा था, वही आदमी जो सीसीटीवी में दिखा था। काम हो गया अन्ना, कदम ने कहा। माल सेफ हाउस में है, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? अन्ना ने बिना कप से नजर हटाए पूछा। मुंबई पुलिस का एक पागल अफसर विजय सावंत हुबली तक पहुंच गया है। उसने मेरा चेहरा देख लिया होगा। और वो संदीप पाटिल, वो अभी भी बाहर है। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो वो बता देगा कि ट्रक किसने रोके थे। अन्ना ने चाय का कप मेज पर रखा। उनकी आंखों में ठंडक थी। विजय सावंत को ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाएगा, उसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन संदीप पाटिल, अन्ना ने कदम की ओर देखा। उसे पुलिस के मिलने से पहले खामोश कर दो। 400 करोड़ के लिए एक जान की कीमत बहुत सस्ती है। संदीप जिस बस में था उसे कातरज टनल के पास ट्रैफिक जैम में रुकना पड़ा। संदीप ने देखा कि पीछे आ रही काली स्कॉर्पियो से 3 लोग उतरे। उनके हाथों में हथियार नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी जैकेट के नीचे क्या था यह समझना मुश्किल नहीं था। संदीप बस के इमरजेंसी गेट से कूदा। वो हाईवे के किनारे बनी झाड़ियों में भागा। पीछे से आवाज आई, वो रहा, पकड़ो उसे। संदीप बेतहाशा भाग रहा था। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थी, पत्थर उसके पैरों को काट रहे थे। अचानक उसके सामने एक दीवार आ गई। वो फंस चुका था। 3 गुंडे उसके करीब आ गए। उन्होंने पिस्तौलें निकाल ली। खेल खत्म पाटिल, उनमें से एक ने कहा। भाऊ ने तुम्हें नमस्ते भेजा है। संदीप ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मौत का इंतजार किया। ठाए गोली चली, लेकिन संदीप को दर्द नहीं हुआ। उसने आंखें खोली। उसके सामने खड़ा गुंडा जमीन पर गिर पड़ा था। संदीप ने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के बीच से एसीपी विजय सावंत निकल रहा था। उसकी सर्विस रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था। उसके पीछे एसआईटी की टीम थी। हाथ ऊपर, विजय चिल्लाया।
बाकी दोनों गुंडे घबरा गए और जवाबी फायरिंग करते हुए अंधेरे में भाग निकले। विजय दौड़कर संदीप के पास आया। संदीप डर के मारे कांप रहा था। मुझे मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, संदीप चिल्लाया। विजय ने अपनी बंदूक नीचे की और संदीप का हाथ पकड़ा। मैं मारने नहीं आया हूं संदीप, मैं बचाने आया हूं, लेकिन अब तुझे मेरी बात माननी होगी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। संदीप ने पानी की पूरी बोतल एक सांस में पी ली। विजय ने उसे देखा। संदीप, हुबली के होटल की फुटेज में मैंने एक सस्पेंडेड पुलिस वाले को देखा। कदम, क्या तुम उसे जानते हो? संदीप ने सिर हिलाया। नहीं साहब, लेकिन डकैती के वक्त उन नकाबपोशों में से एक ने दूसरे को साहब कहकर बुलाया था। उनकी भाषा पुलिस वालों जैसी थी। विजय ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। भाऊ ने यह डकैती नहीं करवाई, भाऊ तो खुद लुट गया। ये डकैती कदम ने की है और कदम के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। तभी विजय का फोन बजा। ये कमिश्नर का फोन था। विजय, कमिश्नर की आवाज सख्त थी। तुम्हें इस केस से हटाया जा रहा है। ऑर्डर ऊपर से आया है। तुम अभी के अभी चार्ज छोड़ दो और मुंबई वापस रिपोर्ट करो। विजय ने फोन की स्क्रीन देखी, फिर संदीप को देखा। अगर वो वापस गया तो संदीप मर जाएगा और 400 करोड़ कभी नहीं मिलेंगे। विजय ने फोन का स्पीकर बंद किया। उसने संदीप से कहा, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ऑर्डर मानूं और तुम्हें अनाथ छोड़ दूं, या मैं अपनी वर्दी दांव पर लगाकर इस खेल को खत्म करूं। संदीप ने विजय की आंखों में देखा। साहब, मेरे पास एक सबूत है। उस रात ट्रकों में जीपीएस नहीं था, लेकिन मैंने एक ट्रक के स्टेपनी के अंदर अपना एक पुराना एयर टैग छिपा दिया था। मुझे शक था कि कुछ गड़बड़ होगी। विजय ने गाड़ी का ब्रेक मारा। गाड़ी चीखती हुई रुकी। क्या तुमने एयर टैग लगाया था? उसकी लोकेशन क्या है? संदीप ने अपना फोन निकाला। लोकेशन अभी भी एक्टिव है साहब, ये दिखा रहा है। संदीप ने जूम किया। दांडेली, कर्नाटक, एक प्राइवेट रिजॉर्ट। विजय ने गाड़ी घुमा दी। भाड़ में जाए ऑर्डर। आज रात हम दांडेली जा रहे हैं। तारीख 25 अक्टूबर 2025। समय रात के 2 बजे। स्थान रॉयल जंगल रिजॉर्ट, दांडेली, कर्नाटक। बारिश मूसलाधार हो रही थी। दांडेली के घने जंगलों के बीच बना यह रिजॉर्ट किसी किले से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हर कोने पर हथियारबंद गार्ड। यह रिजॉर्ट उस प्रभावशाली राजनेता अन्ना का था, जहां कानून की नहीं बल्कि अन्ना की मर्जी चलती थी। रिजॉर्ट के पीछे काली नदी के किनारे एसीपी विजय सावंत, संदीप पाटिल और विजय के 2 भरोसेमंद हवलदार काटकर और शिंदे कीचड़ में रेंग रहे थे। संदीप, विजय ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी लोकेशन सही थी। वो रहे ट्रक। सामने एक बड़ा शेड था, वहां वही 2 ट्रक खड़े थे। उनके टायर कीचड़ में सने थे। शेड के अंदर तेज रोशनी जल रही थी और कुछ लोग काम कर रहे थे। संदीप का दिल हलक में आ गया। साहब, एयर टैग सिग्नल वहीं से आ रहा है। विजय ने अपनी गन लोड की। शिंदे, तुम जनरेटर रूम की तरफ जाओ, मेरे सिग्नल पर लाइट काट देना। काटकर तुम मेरे साथ आओगे। संदीप, तुम यहीं झाड़ियों में छिपे रहोगे। अगर हम 20 मिनट में बाहर ना आए तो भाग जाना। विजय और काटकर छाया की तरह शेड के पिछले दरवाजे तक पहुंचे। विजय ने दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्श पर 2000 रुपए के नोटों के बंडल ईंटों की तरह जमे हुए थे। दर्जनों मशीनें नोट गिन रही थी। सर सर सर। कमरे के बीच में एक सोफे पर अन्ना बैठा था और उसके बगल में खड़ा था सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर कदम। काम तेज करो, कदम चिल्लाया। सुबह होने से पहले ये सारे नोट नई करेंसी में बदलने के लिए वैन में लोड हो जाने चाहिए। 400 करोड़ को सफेद करने में वक्त लगता है। अन्ना हंस रहा था। भाऊ सोच रहा होगा कि कोई डकैत ले गया, उसे क्या पता कि सिस्टम ने ही उसका माल जब्त कर लिया है। विजय का खून खौल उठा। वो अंदर घुसने ही वाला था कि तभी धड़ाम, रिजॉर्ट का मुख्य गेट एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। एक भारी एसयूवी गेट तोड़ती हुई अंदर घुसी। उसके पीछे 3 और गाड़ियां थीं। गाड़ियों से लोग उतरे, हाथों में AK-47 और चेहरे पर मौत। सबसे आगे वाली गाड़ी से एक शख्स उतरा। उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक शॉटगन थी। वो भाऊ था। मेरा पैसा। भाऊ की दहाड़ बादलों की गरज से भी तेज थी। विजय ने खुद को रोका। शिंदे, रुको, लाइट मत काटना, इन्हें आपस में लड़ने दो। शेड के अंदर हड़कंप मच गया। अन्ना के गार्ड्स ने पोजीशन ले ली। भाऊ के आदमियों ने बिना चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से जंगल गूंज उठा। कांच टूटे, मशीनें उड़ गईं, नोटों के बंडल हवा में उड़ने लगे। गुलाबी कागज के टुकड़े खून और बारिश के बीच नाच रहे थे। भाऊ पागल सा हो गया था। वो आगे बढ़ रहा था, गोलियां चला रहा था। कदम, बाहर निकल गद्दार। कदम ने एक खंबे की आड़ से फायर किया। भाऊ का एक आदमी गिर गया। अन्ना अपनी सुरक्षा में पीछे के दरवाजे की तरफ भागा, ठीक उसी तरफ जहां विजय छिपा था। विजय ने मौका देखा। वो सामने आया और अन्ना की कनपटी पर बंदूक रख दी। हिलना मत मंत्री जी। अन्ना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। विजय सावंत, तुम यहां? तभी शेड के अंदर एक ग्रेनेड फटा। धमाका इतना तेज था कि शेड की छत का एक हिस्सा गिर गया। एक जनरेटर में आग लग गई, डीजल फैल गया और देखते ही देखते 400 करोड़ रुपए के उस पहाड़ ने आग पकड़ ली। आग तेजी से फैली। 2000 के नोट, जो कभी सत्ता और ताकत का प्रतीक थे, अब रद्दी की तरह जल रहे थे। भाऊ ने देखा कि उसका पैसा जल रहा है। वो चिल्लाया, नहीं, आग बुझाओ।
वो आग की तरफ भागा, लेकिन कदम ने उसे देख लिया। कदम ने निशाना साधा, ठाएं। गोली भाऊ के कंधे में लगी। भाऊ गिरा, लेकिन उसने गिरते गिरते अपनी शॉटगन से फायर किया। छर्रे कदम के सीने में जा लगे। कदम पीछे उड़ा और जलते हुए नोटों के ढेर पर जा गिरा। दोनों तरफ के गैंग वॉर में लाशें बिछ गई थीं। विजय ने अन्ना को कॉलर से पकड़ा और बाहर घसीटा। शिंदे, काटकर कवर फायर दो, हम निकल रहे हैं। तभी संदीप, जो झाड़ियों में छिपा था, ने देखा कि भाऊ का एक घायल गुंडा विजय की पीठ पर निशाना साध रहा है। संदीप के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो झाड़ियों से निकला और एक पत्थर उठाकर गुंडे के हाथ पर मारा। निशाना चूका, गोली हवा में चली गई। विजय ने पीछे मुड़कर देखा। संदीप ने उसकी जान बचाई थी। गाड़ी में बैठो, जल्दी, विजय चिल्लाया। विजय, संदीप और अन्ना हथकड़ी में पुलिस की जीप में बैठकर वहां से निकले। पीछे रिजॉर्ट धूं धूं कर जल रहा था। 400 करोड़ रुपए जलकर खाक हो चुके थे। जैसे ही वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। संदीप ने पीछे मुड़कर उठते हुए धुएं को देखा। साहब, संदीप ने कांपती आवाज में पूछा, पैसा सब जल गया? विजय ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस की। हां संदीप, और यही सबसे अच्छा हुआ। अगर वो पैसा बच जाता तो सबूत बन जाता। अब न पैसा है, न लेने वाला, न देने वाला, सिर्फ राख बची है। भाऊ आग में झुलस गया था या भाग गया, किसी को नहीं पता। कदम मर चुका था। अन्ना अब विजय की हिरासत में था, भले ही कुछ घंटों के लिए, क्योंकि राजनीति उसे बचा लेगी। लेकिन आज रात वर्दी जीत गई थी। तारीख 16 जनवरी 2026, घटना के 3 महीने बाद। न्यूज रिपोर्ट। दांडेली रिजॉर्ट अग्निकांड को 3 महीने बीत चुके हैं। पुलिस ने इसे शॉर्ट सर्किट बताया है। हालांकि वहां जले हुए कागजों के अवशेष मिले थे, लेकिन जांच बंद कर दी गई है। एसीपी विजय सावंत का तबादला नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली कर दिया गया है। स्थान, नासिक का एक छोटा सा चाय का टपरा। संदीप पाटिल अब दाढ़ी बढ़ा चुका था। वो अपनी पहचान बदलकर एक नई जगह रह रहा था। वो अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक छोटी सी खबर थी। ठाणे के मशहूर बिल्डर का शव एक नदी किनारे मिला। संदीप ने अखबार बंद किया और चाय की चुस्की ली। उसने आसमान की तरफ देखा। 400 करोड़ का वो बोझ अब उसके सीने से उतर चुका था। उसने अपनी जेब टटोली। उसमें एक 10 रुपए का सिक्का था। उसने सोचा, ये 10 का सिक्का उस 400 करोड़ से ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये हलाल का है और मेरे पास है। चोरला घाट अब शांत था। रहस्य अब राख बन चुका था। 400 करोड़ राख हो गए और कहानी इतिहास बन गई। लेकिन अपराध की दुनिया में अंत कभी नहीं होता। क्या संदीप ने 10 रुपए के सिक्के को चुनकर सही किया? कमेंट में अपनी राय दें। अगर स्टोरी में मजा आया तो लाइक बटन को तोड़ दो, और अगर चाहते हो कि अगला एपिसोड मिस ना हो तो अभी सब्सक्राइब करो। खौफ अभी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने आसपास नजर रखिए, क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक नकाब होता है। जय हिंद।